जय हिंद साथियों, स्वागत है आज का सेशन बिजनेस स्टडी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज 4 में, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी होगा। आइए बिना समय व्यतीत करते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए डूइंग वर्क हिमसेल्फ, ऑप्शन नंबर बी taking work from other, option number C for doing work himself and taking from other, none of these। आपको प्रश्न पूछा जा रहा प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, दूसरों से काम कराने की, और ऑप्शन नंबर सी स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने की। तो आपको पता होना चाहिए जो मैनेजमेंट है वो काम स्वयं काम करने तथा दूसरे से काम लेने की, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी कि पहला फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हेनरी फॉयल थे एक सामाजिक वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर बी खनन इंजीनियर, ऑप्शन नंबर सी अकाउंटेंट, ऑप्शन नंबर डी प्रोडक्शन इंजीनियर। तो आपको याद रखना है कि हेनरी फॉयल साहब जो थे वो क्या थे, माइनिंग इंजीनियर थे। क्या थे, माइनिंग इंजीनियर। हेनरी फॉयल का सर जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। सर कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था, 1841 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुआ था सर, मृत्यु हुआ था 1925 में, 1925 में इनका मृत्यु हुआ। जन्म 1841 में हुआ। जन्म कहाँ हुआ सर, जन्म फ्रांस में हुआ। और यह कैसे इंजीनियर थे, तो यह माइनिंग इंजीनियर थे। कौन, हम नहीं सर, हेनरी फॉयल साहब। कौन, हेनरी फॉयल साहब। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। निम्न में से कौन सा टेलर के प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, ऑप्शन नंबर बी फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ऑप्शन नंबर सी यूनिटी ऑफ कमांड, ऑप्शन नंबर डी हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। आपको बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। प्रबंध का सिद्धांत नहीं है किसके अनुसार, टेलर साहब के अनुसार। टेलर के अनुसार, FW टेलर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। तो टेलर साहब के अनुसार प्रबंध के सिद्धांत कौन नहीं है, यूनिटी ऑफ कमांड। क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो कौन प्रिंसिपल दिए थे, यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल दिए थे वो हेनरी फॉयल साहब दिए थे। कौन दिए थे, हेनरी फॉयल साहब। हेनरी फॉयल साहब ने जो है वो यूनिटी ऑफ कमांड दिया था। तो आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन नहीं दिए थे, कौन नहीं दिए थे, FW टेलर। तो FW टेलर ऑप्शन नंबर सी, यानी यूनिटी ऑफ कमांड नहीं दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है मैनेजमेंट शुड बी फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिफाइन इन दिस सेंटेंस। निम्न में किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक श्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए, एक श्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की कौन सी तरीके को इसको परिभाषित करता है। तो मेथड स्टडी जो है, ठीक है, मेथड स्टडी इसका करेक्ट आंसर होगा। मेथड स्टडी जो है ये डिफाइन करता है, ये बताता है वन बेस्ट वे टू परफॉर्म। ठीक है, वन बेस्ट वे टू परफॉर्म जो है वो कौन बताता है, मेथड स्टडी बताता है। करेक्ट आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें बोला जा रहा है कि देयर आर फिलिंग द ब्लैंक्स मेन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के जो है वो मेन सोर्स कौन कौन से हैं। तो रिक्रूटमेंट के जो मेन सोर्स हैं वो 2 होते हैं सर। रिक्रूटमेंट के 2 मेन सोर्स हैं, ठीक है। कौन कौन सा, इंटरनल और दूसरा कौन कहलाएगा सर, दूसरा एक्सटर्नल। यानी कि रिक्रूटमेंट के 2 सोर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोला जा रहा है ट्रेनिंग कैसा प्रोसेस है सर। प्रशिक्षण एक फिलिंग द ब्लैंक्स प्रक्रिया है। तो ट्रेनिंग कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। एक जॉब से दूसरे जॉब में हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं, शिफ्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय को। तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम ट्रांसफर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ट्रांसफर कहते हैं। 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट अराइज ड्यू टू द इंटरेक्शन एट वर्क इज कॉल्ड।
कार्य करते हुए अंतःक्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है। याद रखिएगा, जब अचानक से रैंडमली अगर क्रिएट हो तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है, सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू यानी केंद्रीकरण से तात्पर्य होता है। ऑप्शन नंबर ए, रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी, निर्णय लेने के अधिकारों को सुरक्षित रखना। हाँ, ये बिल्कुल सही लग रहा है सर। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ही होता है कि आप अपने अधिकारियों को, ठीक है, निर्णय लेने के जो अधिकार हैं आप उन्हें क्या रखें? सुरक्षित रखें। निर्णय लेने के अधिकार को जब हम सुरक्षित रखते हैं इसे ही क्या कहेंगे? सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंट्रलाइजेशन। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? हम अपने अधिकारों को बंटवारा कर देते हैं, हम अपने अधिकार को क्या करते हैं? बंटवारा कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। ठीक है, द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई क्या होगा सर? सेलर बीवेयर। ठीक है, सेलर बी अवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आएंगे। द मेन कॉजेज ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ एन इंडिया इज लैक ऑफ, बोल रहा है कि भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में जो धीमी गति से जो प्रगति हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है सर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, मैन पावर, रिसोर्स, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो रिसोर्स जो है हमारे पास अवेलेबल है भारत में सर, मैन पावर भी हमारे पास अवेलेबल है भारत में, तो किस चीज़ का कमी है सर? इफिशिएंट मैनेजमेंट का। तो करेक्ट आंसर क्या है सर? इफिशिएंट मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर ए। यानी द मेन कॉजेज ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इज द लैक ऑफ इफिशिएंट मैनेजमेंट। क्या होगा? इफिशिएंट मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, असाइनमेंट ऑफ ऑथोरिटी इज प्राइमरी पार्ट ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि निर्देशन, अधिकार सौंपना निर्देशन की प्राथमिक कला है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मनी स्पेंड ऑन स्टाफिंग, यानी बोला जा रहा है नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन क्या कहलाएगा सर? तो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट। हम स्टाफिंग पर जो पैसा लगाएंगे वो खर्च नहीं कहलाएगा बल्कि विनियोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विनियोग कहलाएगा। हम जितने अच्छे एम्प्लॉय हायर करेंगे उससे हमारा फर्म, हमारा ऑर्गेनाइजेशन को उतना ही जो है वो रिटर्न प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर, इसमें से कौन कौन सा है जो वो ट्रेनिंग का मेथड है? आपको पता है देयर आर 2 मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा मेथड है ट्रेनिंग के? ठीक है, तो आपको दिखा जा रहा है पहला है सम्मेलन, ठीक है, दूसरा परीक्षार्थी और तीसरा व्याख्यान, ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ऑल ऑफ दीज। उपरोक्त सभी जो हैं वो क्या हैं? करेक्ट हैं, यानी उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन वो मेथड ऑफ ट्रेनिंग में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड, कोऑर्डिनेशन जो है वो एस्टैब्लिश्ड है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जहां पर अगर इस क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज होता, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड, ऑप्शन नंबर ए टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी लोअर लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज होता तो करेक्ट आंसर क्या होता बाबू? ऑल ऑफ दीज। लेकिन ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज नहीं है, नन ऑफ दीज है, तो नन ऑफ दीज होने के कारण इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी कोऑर्डिनेशन जो है वो डन होता है किसके द्वारा? टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 16 क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूडेड इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिविटी को सम्मिलित नहीं किया जाता है? ठीक है, तो सुपरविजन, बिल्कुल सुपरविजन को सम्मिलित किया जाता है, लीडरशिप को भी सम्मिलित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेशन को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी कि सुपरविजन में डायरेक्शन में
किनको सम्मिलित किया जाता है? सुपरविजन को भी, लीडरशिप को भी, कम्युनिकेशन को भी और प्लानिंग को नहीं किया जाता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लानिंग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? नॉट। और जिस भी प्रश्न में नॉट लिखा मिले तो वह प्रश्न जो इंपॉर्टेंट क्या होता है? बढ़ जाता है, उसे हमें ध्यान दे के सॉल्व करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 17। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, जो प्रबंध की प्रकृति है वो क्या होगा? जन्म से, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा रहा है जन्मजात या अर्जित, हम एक्वायर करेंगे, या ऑप्शन नंबर सी एज बॉर्न एबिलिटी एंड एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर जो है वह जन्मजात भी, ठीक है, और साथ ही साथ जो है हम प्रतिभा का क्या करेंगे? अर्जन भी करेंगे। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर 17। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है वो 18 देखेंगे। मैक्सिमम इंटेंसिव गिवन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉई इज, प्रबंध का कर्मचारियों का सर्वाधिक प्रेरणा। तो प्रेरणा आ गया ना, तो प्रेरणा देने का काम कौन करेगा? मोटिवेशन करेगा। प्रेरणा का काम कौन करेगा? मोटिवेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो कथन दिए हुए हैं वो डिवीजन ऑफ वर्क का बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, डिवीजन ऑफ वर्क का जो है वो महत्वपूर्ण व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है वर्क शुड बी डिवाइडेड स्मॉल टास्क। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है लेबर शुड बी डिवाइडेड। ऑप्शन नंबर सी बोला जा रहा है रिसोर्स शुड बी डिवाइडेड अमंग जॉब। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो हमें लेबर को डिवाइड नहीं करना है सर, हमें काम को छोटे छोटे इकाइयों में बांटना है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 19 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे सर, द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपसे पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर द्वारा किया प्रयोग क्या कहलाता है, ठीक है। तो द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर, टेलर के द्वारा जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो भी प्रयोग किया गया है वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए मोशन स्टडी, मोशन स्टडी बिल्कुल कहलाएगा सर। उसके बाद थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, ये थकान अध्ययन भी कहलाएगा, समय अध्ययन भी कहलाएगा, गति अध्ययन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी ध्यान से देखेंगे जिसमें तीनों उपयुक्त का दिया हुआ है, मोशन स्टडी भी शामिल है, फैटजी स्टडी भी शामिल है और टाइम स्टडी भी शामिल है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये FW टेलर के साहब के द्वारा दिए गए उपरोक्त तीनों एक्सपेरिमेंट शामिल हैं। कौन कौन सा सर? मोशन स्टडी, फैटजी स्टडी और टाइम स्टडी। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स इज मेंटल वर्क। फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ मेंटल वर्क। इसमें बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूजन में होते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोडक्शन इज अ मेंटल वर्क। प्रोडक्शन क्या होता है सर? मेंटल वर्क होता है। क्यों होता है? हमने उसका एक्सप्लेनेशन मेंशन कर दिया है। द मेंटल वर्क इज प्रोडक्शन बिकॉज The mental work is production because mental work is actually the application of the science by which there is production of particular product। तो इस कारण से जो है वो क्या होगा सर? जो प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन क्या कहलाएगा? मेंटल वर्क कहलाएगा। बहुत सारे बच्चों का कहना होगा सर कि मैनेजमेंट होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है मेंटल रिवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ। तो मेंटल रिवोल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है? मानसिक क्रांति का मूलधार है। तो मानसिक क्रांति का जो मूलधार है, मेंटल रिवोल्यूशन का जो है वो एक तरह से समझिए कि इसका जो जन्म है या मेंटल रिवोल्यूशन का जो संबंध है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट से है। किससे संबंध है सर? साइंटिफिक मैनेजमेंट से। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 में, जिसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का संगठन प्रक्रिया के प्रथम जो है, संगठन प्रक्रिया के प्रथम कदम कौन है? प्रथम चरण कौन है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिया विभागीकरण, नहीं सर। ऑप्शन नंबर बी कर्तव्यों का आवंटन, बिल्कुल भी नहीं सर। ऑप्शन नंबर सी आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, बिल्कुल सही लिखा हुआ है सर। पहला जो कदम है, पहला जो स्टेप है किसका? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है अ गुड प्लान इज। अ गुड प्लान जो है वो कैसा होता है सर? अ गुड प्लान जो है वो एक्सपेंसिव होगा,
टाइम कंज्यूमिंग होगा, फ्लेक्सिबल होगा या रिगिड नेचर होगा। तो देखिए सर एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, ज़्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा टाइम कंज्यूमिंग में नहीं होना चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए सर। ऑप्शन नंबर सी फ्लेक्सिबल नेचर का, हाँ बिल्कुल फ्लेक्सिबल नेचर का होना चाहिए, रिगिड नेचर का भी नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बजट रिफर्स टू, बजट क्या कहलाता है? तो सर बजट का मतलब होता है कि जब हम भविष्य में आने वाले भविष्य के जो है प्लान को जो है भविष्य के कार्य को जब हम संख्या बल में जो है निरूपित करेंगे तो बजट कहलाएगा। अब देखेंगे इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन कहाँ पे है। तो देखिए आपको करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी में देखेगा कि स्टेटमेंट एक्सप्रेस एक्सपेक्टेड कॉस्ट, ठीक है, इन न्यूमेरिकल टर्म्स। जब हम न्यूमेरिकल टर्म्स में क्या कर देंगे, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। और करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन पूछा रहा है, लिमिटेशन, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, आपसे प्लानिंग का इंपॉर्टेंस नहीं पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन का लिमिटेशन यानी कि सीमाएं, ठीक है, इसके डिमेरिट के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो प्लानिंग का क्या डिमेरिट है, ये प्रश्न है सर, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्लानिंग इज जनरली बायस्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग, बिल्कुल शुरू में ही तो दिख रहा है कि जो प्लानिंग है वो जनरली बायस्ड थोड़ी होता है सर, पक्षपात थोड़ी करता है प्लानिंग, पक्षपात नहीं करता। एंड टाइम कंज्यूमिंग, तो टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, ये क्या है, नेगेटिविटी को दिखा रहा है, ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो डिमेरिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और हमें डिमेरिट ही तो जानना था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का ए नंबर, क्योंकि यहां पे पूछा है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नॉट लगा हुआ है बाबू, क्या लगा हुआ? नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखेंगे तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दो तरह का होता है। कितना तरह का फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है? दो तरह का। पहला को बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा को बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जबकि सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है इसमें क्या आएगा? इसमें कॉपरेशन आएगा, ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन आएगा। तो देखिए स्टाफिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ये किस में आएंगे? प्राइमरी फंक्शन। तो हमने क्या बताया? सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कौन आता है? कोऑर्डिनेशन आता है, कॉपरेशन आता है। तो कॉपरेशन क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, कोऑर्डिनेशन इज, तो हमें तो पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी समन्वय प्रबंध का सार तत्व है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फॉयल। आपसे पूछ रहा है कि टेलर साहब एवं फॉयल साहब के रिगार्डिंग कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए फॉल्स लिखा हुआ है, गलत पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉयल प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज सिचुएशन वेयर टेलर हैज प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल क्या है सर? गलत है। ऑप्शन नंबर बी और जो है वो टेलर साहब के बारे में और हेनरी फॉयल साहब के बारे में गलत रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है, और वही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन, ठीक है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ द पीपुल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हु हैज गिवन दिस डिफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। उपरोक्त जो परिभाषा दी हुई है, यह परिभाषा किनके द्वारा जो है वो प्रदर्शित की गई है? उपरोक्त जो परिभाषा है वो किनके द्वारा जो है वो दिया गया है? तो कुटेंज एंड ओडनल साहब के द्वारा जो है ये उपरोक्त परिभाषा दी गई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। कंप्लीटिंग अ टास्क एट मिनिमम कॉस्ट, देखिए यहां पे लिखा हुआ है मिनिमम कॉस्ट। अगर मिनिमम कॉस्ट अगर क्वेश्चन में रहेगा तो इसका आंसर होगा इफिशियंसी। क्या रहेगा सर? इफिशियंसी। अगर मिनिमम कॉस्ट होगा तो इफिशियंसी होगा, ठीक है, इफिशियंसी। और अगर यहां पर लिखा रहता टाइम लिखा रहता, क्या लिखा रहता? टाइम, तो फिर करेक्ट आंसर क्या होगा? इफेक्टिवनेस। अगर टाइम लिखा होता तो क्या होगा? इफेक्टिवनेस। और अगर कॉस्ट लिखा हुआ रहेगा तो क्या होगा? इफिशियंसी होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 31 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 32, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कम्स अंडर, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर है वो किसके अंडर आता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, या नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो देखेंगे जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो किसके अंदर आते हैं सर, वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो किसके अंडर आते हैं सर, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। टॉप लेवल के मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सा आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, सीईओ आते हैं, जनरल मैनेजर आते हैं, ठीक है, चेयरपर्सन आते हैं, ये सभी जो है अधिकारी हुए किसके अंदर आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के आते हैं। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो किसके अंडर आते हैं, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, नॉट लिखा हुआ है सर, इसमें से कौन सा जो है वो ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बताइए करप्शन को बढ़ाना ये ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है सर। करप्शन का बढ़ावा देना ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंक्रीज इन करप्शन, तो करप्शन को बढ़ावा देना जो है वो ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस नहीं होगा। ठीक है, तो 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टैंडिंग यूज प्लान, नॉट अ टाइप ऑफ स्टैंडिंग यूज प्लान। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी रूल्स। यहां पे नॉट लगा हुआ है, नॉट वाले प्रश्न को ध्यान से देखा करेंगे सर, नॉट अ टाइप ऑफ स्टैंडिंग यूज प्लान, तो नॉट अ टाइप ऑफ स्टैंडिंग यूज प्लान का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोग्राम जो है सर, ठीक है, वो क्या है, नहीं होगा स्टैंडिंग यूज प्लान के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस का पहला जो है वो कदम कौन है, ठीक है, पहला चरण कौन है। ठीक है, तो प्लानिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो क्या होगा सर, पहला स्टेप होगा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग एंड द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज, अगर आपसे प्रश्न ये पूछता कि नियोजन का अंतिम चरण बताएं, नियोजन प्रक्रिया के अंतिम चरण बताएं, तो आपको पता होना चाहिए कि नियोजन प्रक्रिया के जो अंतिम चरण है वो क्या होंगे सर, नियोजन प्रक्रिया के अंतिम चरण को हम क्या कहते हैं, तो फॉलो ऑफ एक्शन, क्या कहेंगे, फॉलो ऑफ एक्शन। नेक्स्ट जो प्रश्न नंबर जो है हमारा 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रिटन बाय F.W. टेलर वाज पब्लिश्ड इन, आपसे पूछा जा रहा है F.W. टेलर के द्वारा जो किताब जो है रचित पुस्तक है वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत, ये कब प्रकाशन हुआ था, तो F.W. टेलर के द्वारा जो किताब लिखा गया था सर, इनका प्रकाशन कब हुआ था, 1911 में हुआ था। कब हुआ था सर, 1911, यानी क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आएंगे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, आपने पढ़ा है कि जो रिक्रूटमेंट का जो सोर्स है वो दो तरह का होता है, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल और एक्सटर्नल, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक्सटर्नल सोर्स के उदाहरण है, तो ट्रांसफर क्या कहला, आपको क्या बताए थे, ट्रांसफर, प्रमोशन और ले ऑफ, ये किसके अंडर आते हैं, तो ये आपके आते हैं इंटरनल सोर्स के अंतर्गत। तो देखिए ट्रांसफर और प्रमोशन होगा नहीं, ठीक है, उसके बाद सर्विस एक्सटेंशन, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, सर्विस सेवा में वृद्धि कर दे रहे हैं। पहले कोई व्यक्ति 50 साल कर रहा था काम, उसका 50 साल का टेन्यूर था, उसका बढ़ा के 2 साल 3 साल और बढ़ा दिए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण का महत्व नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इंक्रीज इन एक्सीडेंट। आप बताइए सर, एक ट्रेनिंग देने का इंपॉर्टेंस ये होगा कि हम क्या करें, एक्सीडेंट को बढ़ावा दे, ऐसा कदापि नहीं होगा सर। तो करेक्टनेस, आपसे प्रश्न भी तो पूछ रहा, नॉट लगा हुआ, नॉट एन इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रेनिंग, तो क्या होगा, इंक्रीज इन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को बढ़ावा देना जो है वो ट्रेनिंग का जो है वो मुख्य काम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 39,
क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा ऑर्डर जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखिए सबसे पहला हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट का काम करेंगे। क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट का काम करेंगे। सबसे पहला हम रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे सर, रिक्रूटमेंट करने के बाद हम उनको सिलेक्शन करेंगे। रिक्रूटमेंट होगा, उसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो देखिए आप इस सीक्वेंस को ढूंढिए। सबसे पहला रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट आपको दो ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्या है सर, सिलेक्शन। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, सिलेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन ऑन ट्रेनिंग, यही इसका क्या है, करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, आखिरी प्रश्न जो है इस सेशन का, ध्यान से देखेंगे इस आखिरी प्रश्न को, ठीक है। आखिरी प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, इस सेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंपॉर्टेंट ऑफ डेलीगेशन, निम्न में से कौन सा भारापन का महत्व नहीं है। नॉट लगा हुआ है सर, नॉट द इंपॉर्टेंट ऑफ डेलीगेशन। और हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि जिस भी प्रश्न में नॉट लगा रहे उस प्रश्न को महत्व हमें ज़्यादा देना है, उसे 1 से 2 बार अवश्य पढ़ लेना है, ताकि हमारा ऑप्शन बिल्कुल भी गलत ना हो। आपसे ये सीधा सीधा नहीं पूछता है, ये टेढ़ा पूछता है, नॉट लगा के पूछता है, ठीक है। नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, नॉट है, ठीक है। तो मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक भार में कमी। ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज इन मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट, अधीनस्थों के मनोबल में कमी, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है, डिक्रीज इन मनोबल ऑफ सबऑर्डिनेट, अधीनस्थों के मनोबल में कमी, ठीक है, यही इसका क्या होगा सर, करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंपॉर्टेंट ऑफ डेलीगेशन, तो जो डेलीगेशन का इंपॉर्टेंट नहीं है वो क्या नहीं है सर, तो डिक्रीज इन मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट, अधीनस्थों के मनोबल में कमी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। और इस प्रकार से सर हमारा 40 क्वेश्चन का जो सेशन था, सेशन नंबर 4, ये हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।